पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बहुत नशेब फराज आए। 7 दहाई के ज़्यादातर साल तलखियों में गुजरे, मगर जो है अब ताल्लुकात को इम्प्रूव करने की बारी है। इसी खित्ते के बदलते हालात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर बाकिर मलिक, जो कि एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स, और भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं करण वर्मा, 2 टाइम नेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में 2024 में नई हुकूमतें वजूद में आई हैं। इन हुकूमतों को बेहतर ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए क्या इक़दामात उठाने पड़ेंगे? थैंक यू रिबा फॉर योर इन्विटेशन। जहाँ तक ये बात है, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों नई हुकूमतें आई हैं, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। अब इन दोनों हुकूमतों के ऊपर बहुत बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि सबसे पहले तो ये कि इनको हाई लेवल के ऊपर अपने जो डायलॉग हैं या बातचीत का जो एक फोरम था उनको ये रिस्टोर कर लेना चाहिए। उससे ये होता है कि आप एटलीस्ट दोनों के जो कंसर्न है या दोनों के जो इशू हैं एक दूसरे को समझने में मदद मिलती है। दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जो बातचीत से हल ना किया जा सके। मसला ये होता है कि आप एक कम अज़ कम एक स्टेप तो उठाएं, एक कोई इनिशिएटिव तो उठाएं इसको करने के लिए। पहली तो चीज़ ये है कि हाई लेवल के जो डायलॉग हैं, ये इनिशिएटिव हैं, इसको रिस्टोर करना चाहिए। सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो दोनों ममालिक के लिए, वो है ट्रेड की। ट्रेड को रीओपन करना चाहिए, ट्रेड के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेड पाकिस्तान का इशू नहीं है या इंडिया का इशू नहीं है, ये पूरे रीजन का इशू है। क्योंकि जो हमारी एक पॉवर्टी लैंड है या लोगों की जो नीड्स है वो उस टाइम तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आपके ट्रेड वॉल्यूम को नहीं कर दें। क्योंकि पिछले कुछ अरसे से दोनों ममालिक के दरमियान जो ट्रेड वॉल्यूम है बिल्कुल श्रिंक हो गया, बिल्कुल कम हो गया उसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडिया को भी देखें तो तकरीबन उन्होंने पाकिस्तानी गुड्स के ऊपर 200% से भी ज़्यादा टैक्सेस या आप ये कह सकते हैं ड्यूटी बढ़ा दी है। तो जिसकी वजह से एक तो ये कि ट्रेड वॉल्यूम को ऐसा होना चाहिए ताकि जब तक दोनों ममालिक के लोग जो है ना उससे बेनिफिट नहीं होंगे, आप अपने रिलेशन को, आप अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। जो तीसरी चीज़ करनी चाहिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। ये कि लोगों को आप वीज़ा ईज़ी करें। लोग जब तक एक दूसरे के कंट्री में नहीं आएंगे, विज़िट नहीं करेंगे, एक दूसरे का ओपिनियन नहीं सुनेंगे, मौक़िफ़ नहीं सुनेंगे, तो आप वो कैसे जानेंगे। अब एक बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जब भी यहाँ से किसी से बात करें इंडिया, तो उसके माइंड में फ़ौरन क्या आता है, इंडिया जा रहा है एनीवे। इसी तरह एक बंदा इंडियन है तो जब भी वो पाकिस्तान के बारे में बात करता है वो हमेशा कहेगा पाकिस्तानी एक एक्सट्रीमिस्ट है, पाकिस्तानी एक रिलीजियस कंट्री है, पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है। अब जब तक लोगों के दरमियान ये क्रॉस मूवमेंट नहीं होती, उसमें आप इन चीज़ों को हैंडल ही नहीं कर सकते, इन चीज़ों को सॉल्व ही नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखें ना, यही एक क्रॉस मूवमेंट नहीं है, लोगों का आना जाना नहीं है, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से अगर दोनों ममालिक के अंदर एक इलेक्टोरल कैंपेन देखें ना, वो हमेशा एंटी इंडिया एंड एंटी पाकिस्तान होती है। क्योंकि ये उनको पता है अगर हम पीस को प्रमोट करेंगे, लोग यही फ़ौरन क्या कहते हैं, ये इंडियन एजेंट है, ये एक पाकिस्तानी एजेंट है। रीज़न यही है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आप लोगों को एक क्रॉस मूवमेंट करें, कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम करें, फिर टूरिज़म को प्रमोट करें। टूरिज़म जो है ना, आप देखें पाकिस्तान इस पूरे खित्ते के अंदर जो वॉल्यूम देखें सियाहत का, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सबसे कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ से जो कोई भी बंदा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जाता हूँ इंडिया में कोई टूरिस्ट एक्सप्लोर करने के लिए जाता हूँ, मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन फेस करनी, वहाँ मैं अपने आप को सिक्योर नहीं फील करता। इसी तरह जब कोई इंडिया से यहाँ आता है तो उनके भी यही सेम फीलिंग होती है। मेरे ख्याल में ये अगर 4 स्टेप उठा लिए जाएँ, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये लोगों की क्रॉस मूवमेंट होना चाहिए और ट्रेड होना चाहिए। अच्छा बाकिर साहब, इस पे हम करण का भी ओपिनियन लेंगे। करण, आपको क्या लगता है कि क्योंकि इसी साल दोनों ममालिक में नई हुकूमतें जो हैं वो इक़्तिदार में आई हैं, आपको क्या लगता है कि भारत की जो गवर्नमेंट है उनको, मोदी जी को किस तरह के इक़दामात उठाने चाहिए? व्हाट इनिशिएटिव्स कैन ही टेक टू इम्प्रूव इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस? अरीबा, पहले आपको नमस्कार और आपके पूरे आवाम को नमस्कार। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे आमंत्रित किया आपके शो पे।
मैं अभी जो जनाब थे उनकी बात सुन रहा था और काफ़ी अच्छे उन्होंने कंस्ट्रक्टिव मेजर्स बताए एंड बिल्कुल सम्मान से मैं मानता हूँ, काफ़ी बातें उन्होंने सही कही और एक आइडियलिस्ट वर्ल्ड में ऑफ कोर्स ट्रेड भी होना चाहिए, कल्चरल टाइज भी स्ट्रेंथन होने चाहिए, बहुत सारी बातें होनी चाहिए। पर देखिए, मैं और हमारा पूरा देश आज की डेट में इस पॉइंट पे पहुंच चुका है कि हमें सॉल्यूशन सीख, जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो एक सिंपल सी बात हमारा मानना है कि यस, बहुत बार पहले भी कल्चरल टाइज हुए, बहुत एक्सचेंजेस हुए, बहुत नाइसिटीज एक्सचेंज हुई, बट अनफॉर्चुनेटली हर बार चीजें स्टॉल हो गई। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हैज ऑलवेज बीन कि भाई टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। ये जो बात है, ये बड़ी एक मतलब एक प्रैक्टिकल सी बात है। दो पड़ोसी अगर हैं और हमारा पड़ोसी अगर कुछ कर रहा है या वहां पे उनके कंट्रोल में भी नहीं है, मैं कहता हूं नॉन स्टेट एक्टर्स भी कर रहे हैं, अगर इफ दे आर नॉट रेन्ड इन, तो ऑब्वियस सी बात है फिर प्यार मोहब्बत और अमन की बातें होनी बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। आपने अभी बात करी कि दोनों तरफ नई सरकारें बनी है। वैसे तो दिस सरकार इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। दिस इज मोदी 3.0 जिसको हम कहते हैं। पहले महीने में अरीबा जी करीब करीब 7 टेरर अटैक्स हो चुके हैं जम्मू में। तो ये और टीआरएफ जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो कि एक आई थिंक जैश ए मोहम्मद का एक फ्रंट है, उसने ओन अप भी किया। एनआईए जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उससे भी लिंक्स जो निकले वो वहीं के निकले। तो ये जब होता है तो एज मच एज वी वांट कि रिश्ते अच्छे हों, बेहतरी हो, बट अनफॉर्चुनेटली जब तक इस पे एक्शन नहीं होगा, जब तक इस पे एक स्टॉपेज नहीं होगा, जब तक इस पे कुछ गुडविल जेस्चर्स नहीं आएंगे, तो कैसे यहां से एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा? ये मेरा एक बड़ा प्रैक्टिकल बात करना है। और ये आई थिंक जब मैं पाकिस्तान के अवाम से मिलता हूं, मैं काफी ट्रैवल करता हूं दुबई, अक्रॉस यूरोप, एवरीवेयर, तो आई थिंक दे शेयर दैट सेंटिमेंट। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। हसन अली एक क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, बहुत लाइक किए जाते हैं हर जगह, अच्छे क्रिकेटर हैं। उन्होंने जब अटैक हुआ जम्मू में रियासी पे, एंड इट्स अ पिलग्रिमेज साइट जिस पे हमला हुआ, छोटे बच्चे मारे गए, उन्होंने डाला ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी, ऑल आइज ऑन रियासी। तो लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया कि भाई चलो, सिटीजन एंड सिविल सोसाइटी से समबडी इज कमिंग फॉरवर्ड एंड सेइंग कि भाई जो गलत है वो गलत है। अगर एक दहशतगर्दी का इंसिडेंट होता है, उसको अगर उसकी बुराई भी होनी चाहिए, उसकी मुखालफत भी होनी चाहिए, और उस पे हमें शेयर करना चाहिए इंटेलिजेंस, एंड एक्स्ट्राडाइट भी करना चाहिए। 2023 के एंड में जैसे हाफिज सईद के एक्स्ट्राडिशन की बात करी इंडिया ने, आई थिंक एक बहुत बड़ा जेस्चर, जायंट जेस्चर होगा अगर पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करे। देखिए, इंडिया में तो हमेशा से वी ऑलवेज वांटेड कि पाकिस्तान से अच्छे रिलेशंस हो। व्हेन मिस्टर मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर 2014 में, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी में उन्होंने नवाज शरीफ को इनवाइट किया था। उन्होंने कहा था जी पूरा पीछे डालो, अब आगे हम लोग को अच्छे से स्टार्ट करना है। 2015 के दिसंबर में, 25 दिसंबर के आसपास, वो आए भी थे नवाज शरीफ की एक फैमिली में जब वेडिंग थी। बट उसके बाद हुआ क्या? ठीक उसके 10 दिन बाद पठानकोट। और मेरा मानना है जब तक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन नहीं होगा तब तक पीस आना बड़ा मुश्किल है। तो इस पे कुछ स्टेप्स अगर आए, कॉन्क्रीट स्टेप्स, सिर्फ बातचीत और कल्चरल टाइज से नहीं सॉल्व होंगी। जख्म बड़े गहरे हैं इसमें। भाई कुछ लोगों की अगर जान जा रही है तो हम इतना तो चाहेंगे कि भाई जिसने ये किया उसको सजा मिले या उसके ऊपर कुछ हो। तो ये जब हम लोग देखते हैं तो बड़ा इस पे एक मलाल आता है। आई होप कि जो नई सरकार आई है पाकिस्तान में, वी कैन ओनली होप। एंड मैं एक बात आपको बता सकता हूं, भले ही जो भी कंसेप्शन हो, अगर मिस्टर मोदी इसको नहीं सॉल्व कर सकते, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की जो एक बैगेज चलता आ रहा है, तो बहुत मुश्किल है किसी और का करना। ही इज अ मैन हु गेट्स थिंग्स डन, ही सॉल्व्स इश्यूज। भले ही उनके बारे में जो भी नैरेटिव बनाया जाए, कुछ भी करा जाए, बट ही इज द ओनली पर्सन जो इसको एक्चुअली सॉल्व करना चाहते हैं। पहले वाजपेयी साहब थे जो सॉल्व करना चाहते थे। तो ये जितना भी बनाया जाए कि अरे बीजेपी की हुकूमत ऐसी है, ये है, बट ट्रुथ इज he addresses issues, he wants to solve them, बट थोड़ा सा भाई दूसरी तरफ से भी आगे हमें एक कदम चाहिए होगा एटलीस्ट। फिर आई थिंक बहुत कुछ हो सकता है, जैसे जनाब ने कहा आपके जो पैनल पे हैं, कि बहुत कुछ हो सकता है उसमें। अच्छा करण, आई अंडरस्टैंड कि आपने जैसे कहा कि ज़ख्म बहुत हैं और पास्ट की जो हमारी एक स्ट्रेनुएशन है काफ़ी ज़्यादा है।
लेकिन बात ये जैसे बाकिर साहब केम अप विद कॉन्क्रीट क्लॉजेस जो हम उन पे एक्ट कर सकते हैं टू इम्प्रूव रिलेशंस. आई थिंक एट दिस प्लेटफॉर्म रादर देन वी ब्लेम ईच अदर, हाउ अबाउट वी कम टू अ कंक्लूजन एंड हैव दिस बेटर कम्युनिकेशन टू सॉल्व इश्यूज. खैर, मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन. वन सेकेंड अरिबा, आई वांट टू ऐड समथिंग. करण ने जो बातें की हैं वो ठीक है, वो आप जो कह रहे हैं कि जी हमें ज़ख्म है, ये है. मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि देखें, ये जो नॉन स्टेट एक्टर होते हैं ना, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये एक दूसरे के ऊपर इत्मीनान नहीं करते. तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर होते हैं वो असल में इस सारी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं. कभी मुझे ये बताएं कोई एक ऐसी सिंगल स्टेटमेंट जो इंडिया के अंदर कोई या कश्मीर के अंदर कोई इंसिडेंट हुआ हो और यहाँ पर हमने या पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट ने या किसी स्टेट के ऑफिशियल ने उसको ओन किया हो या सेलिब्रेट किया हो कि ये इंडिया का वाक़या है. सब ने उसकी वो मजम्मत करते हैं. तो अब दूसरी बात ये है कि यहाँ जितने भी इंडियन आपके आर्टिस्ट आते हैं या म्यूज़िशियन आते हैं या कोई भी यहाँ पर आता है, मुझे कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बताएं या कोई ऐसा नॉन स्टेट एक्टर बताएं जिसने किसी इंडियन सिटीज़न को यहाँ पर कोई थ्रेट किया हो कि हम आपको ये टाइम दे रहे हैं, आप यहाँ से निकल जाएं. आप इसको ज़रा कंपेयर करें इंडिया के साथ. फवाद खान जाता है, वहाँ मूवी बनती है, उड़ी का इंसिडेंट होता है कश्मीर के अंदर, वहाँ सीधा होता है कि ये इसके पीछे कौन है, पाकिस्तान है. और उसको वहाँ पर जो इंडियन नेशनलिस्ट जो है वो पार्टी महाराष्ट्र या दूसरी जो वो थी नेशनलिस्ट राइट नेशनलिस्ट पार्टी थी, वो सारे क्या करती है इसके ऊपर ये कि जितने पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं या यहाँ पर जो जितने सिंगर हैं इनको इंडिया से निकाला जाए यहाँ पर. इवन कि जो डायरेक्टर थे उस मूवी के वो अपोलोजाइज करते हैं ओपनली और कहते हैं कि आज के बाद मैं किसी भी पाकिस्तानी किसी एक्टर को अपनी मूवी में कास्ट नहीं करूँगा. मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखें, आप सिर्फ ये नहीं है दहशत गर्दी का शिकार सिर्फ आप हैं, आपसे ज़्यादा तो पाकिस्तान है. लेकिन हम अगर पाकिस्तान का एक एटीट्यूड देखें, कम से कम स्टेट लेवल के ऊपर हम कोई एक रिस्पॉन्सिबल एक एटीट्यूड शो करते हैं. कभी हम इस तरह ये नहीं कहते हैं आज पेशावर में हो गया इसके पीछे इंडिया है, आज इसके अंदर हो गया इसके पीछे वो है. उससे ज़्यादा अगर आप अपनी स्टेटमेंट को कंपेयर कर लें सिर्फ दोनों नॉन स्टेट एक्टर के, चाहे वो पाकिस्तान के हों या इंडिया के, तो आपको एक क्लियर डिफरेंस नज़र आता है कि यहाँ जो नॉन स्टेट एक्टर जो सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है वो किसकी तरफ से आ रहा है. मसला ये पड़ रहा है कि ये जो हमारे दरमियान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जो इत्मीनान की कमी है, वो असल में इसी को नॉन स्टेट एक्टर इसी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. डेफिनेटली. और बाकी साहब आपकी बात बिल्कुल बजा है एंड आई थिंक करण वुड आल्सो अग्री दिस. लेकिन देखिए, जिस तरह के अंग्रेज की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, आज भी शायद वही हो रहा है. दिस इज मे बी न्यू कॉलोनियलिज्म. लेकिन खैर, आगे बढ़ते हैं. और आपने जो बात की कि जिस तरह बहुत सारे जो पाकिस्तानी आप कह सकते हैं ऑफिशियल्स भी थे या एक्टर्स भी थे, वो किसी भी इदारे से बिलोंग करते हो, दे वर मूव बैक टू पाकिस्तान व्हाइल दे वर वर्किंग इन इंडिया. तो इसकी एक बड़ी वजह ये भी तो हो सकती है, ये है बल्कि कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट मुअत्तल है दोनों ममालिक के बीच में कई अरसे से. करण से मैं पहले ओपिनियन लूंगी. करण, आपको क्या लगता है कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को दोनों ममालिक किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पर किस तरह के इकदाम उठाए जा सकते हैं? नहीं, मैं पहले ज़रा इनकी जो बात थी मैं उस पे पहले जवाब दूंगा और फिर आपकी बात पे भी जवाब देना चाहूँगा. देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आवाम है लार्जली वो बहुत प्यार चाहती है काफ़ी हद तक. आर्टिस्ट को भी वेलकम करती है. मैं दुबई और इन सब जगहों पे भी मिलता हूँ तो वो करती है. बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना उनका कोरस, उनका जो रेजोनेंट कोरस होना चाहिए, जो कि एक दबाव डालना चाहिए कि सरकार या आर्मी भी वो करे, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता. और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों ने एडमिट किया. जैसे कि जनरल मुशर्रफ ने 28 अक्टूबर 2015 में डॉन में माना कि भाई हमने इंसर्जेंसी, हमने हाफिज सईद और इन सबको हमने पनाह दी, देवर आर हीरोज, उसामा बिन लादेन वाज आर हीरो. ये मुशर्रफ जी की स्टेटमेंट है. इसी साल में शुरुआत में नवाज शरीफ जी की स्टेटमेंट है दैट वी बैकस्टैब्ड एंड वी बैकट्रैक्ड ऑन द लाहौर डिक्लेरेशन. ये हमारी गलती थी, हमें नहीं करना चाहिए था, कारगिल वॉर वाज अ मिस्टेक. तो ये खुद ही नवाज शरीफ जैसे लोग और मुशर्रफ साहब जैसे लोग जो कि पावर पे रहे और काफी तगड़े टाइम तक पावर पे रहे, ये उनकी स्टेटमेंट्स आ रही है. अब आपने बात करी डिप्लोमेटिक रिलेशंस की. 2019 में जब आर्टिकल 370 और 35 हटाया गया तो उसके बाद इट वाज पाकिस्तान हु डाउनग्रेडेड द डिप्लोमेटिक टाइज. तो पाकिस्तान ने जब इसको डाउनग्रेड किया तो हमें तो बड़ी हैरत हुई इस बात की कि भाई इस पे क्यों इन लोगों ने ये एक्शन लिया.
और इससे कई लोग, भाई हर तरह के लोग हैं और हर चीज है, कई लोग तो इससे खुश हो गए कि भाई चलो ठीक है, हमें भी नहीं करना ट्रेड, हमें भी नहीं करना वो। तो आई थिंक दैट वाज एन इनिशिएटिव व्हिच बैकफायर्ड इफ यू आस्क मी। एंड आज मैं एज अ वेलविशर ये बात बोल रहा हूं, आज मुझे मानना है और मेरा बोलना है कि ठीक है जो पास में हुआ, पर आज भी ये हो रहा है, जैसे इस एक महीने में भी हरकतें हुई दहशतगर्दी की, एटलीस्ट अब इसको स्टॉप करना चाहिए। इसको स्टॉप करना चाहिए, नहीं तो कॉन्क्रीट एक्शन लेना चाहिए। जैसे हाफिज सईद की एक्स्ट्राडिशन एक कॉन्क्रीट मेजर है, आपको इसको एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए ताकि भाई हमें भी महसूस हो एक्शन हो रहा है। आज भी जैश ए मोहम्मद की ओपन में रैलीज होती हैं जो कि कवर्ड होती हैं, टेलीकास्ट होती हैं, अलग अलग नामों से होती हैं, कभी रेजिस्टेंस फ्रंट कभी कुछ। तो दिस इज मतलब ये फिर कैसे, जैसे इन्होंने सोल्यूशंस दिए, मैं उन सारे सोल्यूशंस पे एग्री करता हूँ, एक भी ऐसा नहीं है जिसपे मैं नहीं करता। मैं कल्चरल एक्सचेंज चाहता हूं, मैं चाहता हूं क्रिकेटिंग टाइज हो, सब कुछ हो, बट फर्स्ट कदम अब बनता है कि भाई एटलीस्ट कुछ टेररिस्ट पे हैंडओवर हो, कुछ एक्शन हो, तब एक बात इस पे इनिशिएट हो सकती है। ट्रेड में मेरा अभी मानना है कि अगर मैं पाकिस्तान इकोनॉमी की बात करूं, इट इज गोइंग थ्रू अ टफ फेज, वी ऑल नो दैट, एंड आई स्पीक आउट ऑफ कंसर्न। मेरा मानना है इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, मैं जब लोगों से मिलता हूं, टैलेंट की कहीं कोई कमी नहीं पाकिस्तान में। इफ ओनली देयर entrepreneurial spirit and if only they are given an atmosphere to express themselves, बहुत अच्छा हो सकता है। जब वहां से आर्टिस्ट भी यहाँ आते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था, वी वर ऑल वेटिंग कि भाई देखें उनका क्या है, एंड वी ऑलवेज हैड एन ओपन आईज एंड ईयर्स फॉर देयर आर्टिस्ट, फॉर देयर क्रिकेटर्स, फॉर एवरीवन। बट मैं वही बात बोल रहा हूँ, जब तक ये कोर इशू जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ नहीं हम लोग सॉल्व करेंगे, अनफॉर्चुनेटली टेरर के साथ ये सब चीजें साथ नहीं जा पाएंगी। सही। बाकिर साहब, आपको क्या लगता है डिप्लोमेटिक टाइज किस तरह इंप्रूव की जा सकते हैं? देखिए, पहले मैं उनकी एक बात को, ये जो करण मुझे जिस तरह ये आप कह रही हैं सहाफ़ी हैं, एक मुसन्निफ़ हैं, इस तरह की जो इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट होती है ना, वो बजाय इसके के रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के, फिर ये समझते हैं कि वो आर ओनली राइट, वो दूसरा बंदा है रॉन्ग। जो करण ये कह रहे थे कि मैं मिलता हूँ पाकिस्तानी से इस तरह कि मैं MIT में अपना PhD वर्क करके आया, हार्वर्ड के अंदर, और मेरे जो रूममेट थे यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर वो इंडियन थे, और वहाँ जो हमने एक साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी, वो बेसिकली हम इंडियन पाकिस्तानी, उनके ओपिनियन कुछ और होते थे पाकिस्तान के बारे में क्या है, या जब मैं मिला हूँ तो वो देखता अच्छा ये पाकिस्तान के ये किस तरह चाहते हैं कि अपने रिलेशन को कैसे नॉर्मलाइज करना। जब मैं देखता हूँ इंडिया सोशल मीडिया पे बैठता हूँ, जो इंडिया में एक बंदा बैठा हुआ है उसके ओपिनियन कुछ और होते हैं। सो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आप अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन को जब तक रिस्टोर नहीं करेंगे, अपना एक ट्रस्ट को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ये चीज़ें हैंडल नहीं हो सकती। जब आपके पास डिप्लोमेटिक रिलेशन में, मुझे ये बताएं करण, कितनी बार इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को कोई ऐसे एविडेंस दिए हो कि ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, ये इन्वॉल्व हैं, इनको स्टेट ने स्पॉन्सर किया हुआ है, या चलें स्टेट ने भी आप ये कहें कि ये जैश ए मोहम्मद है, ये हाफिज सईद है, ये हमारे पास एविडेंस है, आप इसके ऊपर कोई एक्शन लें। आप एक बंदा उठता है कह देता है कि जी यहाँ हवा चल रही है, इसके पीछे पाकिस्तान है, तो फिर इस तरह की चीज़ें आएंगी। हमारे पास तो एक क्लियर एग्जांपल है कुलभूषण यादव। मुझे बताएं कोई पाकिस्तान का कोई ऐसा ऑफिशियल, कोई ऐसा बंदा जिसको आपने पकड़ा हो और आप ये दुनिया के सामने लेकर आए कि ये देखें पाकिस्तान इसके पीछे स्टेट टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ये जो जितने नॉन स्टेट एक्टर आते हैं इनके पीछे पाकिस्तान है। हमारे पास तो एक क्लियर एविडेंस है ना, हमने आपको दिखा दिया, ये कुलभूषण यादव अभी तक पकड़ा हुआ है जो आपका नेवी का ऑफिसर है। तो एक हमने फिर भी एक चीज़ आपको एक मौका दिया, ये नहीं कहा कि हमने कोई ऐसे एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट या हम कोई जज्बाती हो गए और आप कहें कुलभूषण यादव हमारे पास है अब हम अटैक करेंगे, कि जिस तरह की आपकी ये स्टेटमेंट होती है। तो करण मुझे ये बताएं कि आज की दुनिया की जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर, मुझे ये बताएं क्या कोई कंट्री इस तरह के जो कन्फ्लिक्ट होते हैं या इस तरह के जो इशू होते हैं उनको अनरिजॉल्व करके रह सकते हैं? ये सिर्फ उसकी हीट सिर्फ आप नहीं महसूस करते, हम भी महसूस कर रहे हैं उसके अंदर। सो मेरा जो आपसे ये सवाल है कि जो आप कहते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन हम उसके वो कर रहे हैं, कितनी बार इंडियन गवर्नमेंट ने हमें एविडेंस दिए हैं? कितनी बार ये मुझे बताएं कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल या इस तरह कुलभूषण यादव जैसे एक्टर वहाँ पर इस तरह की चीज़ें करते हुए पकड़े गए हैं? तो मसला ये है कि जब तक ये डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बिल्ड करेंगे, ट्रस्ट आपका नहीं बढ़ सकता। जब तक ये आपके दोनों ममालिक के दरमियान इत्मीनान नहीं हो गया, तो याद रखें कि ये नॉन स्टेट एक्टर हमेशा इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। मैं बोलना चाहूँगा, नहीं बाकी साहब ने बोला कि इन्फ्लेमेटरी है, मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य ये नहीं है कि इन्फ्लेमेटरी हो। इनफैक्ट उन्होंने कहा कब हमने एविडेंस दिया, हाफिज सईद के केस में हम लोगों ने 16 राउंड्स ऑफ डॉसियर दिए, जिसके बाद फाइनली पहले तो
ट्रायल कैसा चला 2009 में हमें पता है, जब हाई कोर्ट में कहा गया कि भाई कोई एविडेंस ही नहीं दे रहे, फाइनली उनको सजा भी हुई, 38 इयर्स की मेरा ख्याल है या कितने की सजा भी हुई, तो हम लोगों ने आपके साथ एविडेंस शेयर किया। पठानकोट में भी जब हुआ 2016 में, तो हम उस समय बड़े अच्छे रिश्ते चल रहे थे, बड़ा अच्छा मौका था, प्राइम मिनिस्टर जस्ट होके आए थे नवाज शरीफ जी के यहाँ से, तो उसके बाद भी हमने इनफैक्ट आपके पहली बार जिसका क्रिटिसिज्म हुआ, मिस्टर मोदी ब्रेव्ड दैट क्रिटिसिज्म, आपके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को यहाँ पे इनवाइट करके दिखाया पठानकोट एयरबेस पे कि कैसे हमला हुआ। तो मेरा ये कहना है सर, देखिए अगर हम सच्चाई नहीं मानेंगे, इफ वी डू नॉट रिकंसाइल विद द ट्रूथ, और आपके लोगों को मैंने कोट किया, मैंने कहीं पे भी नवाज शरीफ जी को कोट किया, मुशर्रफ को कोट किया, इन सबको किया, मैं अमेरिका की भी बातें बोल सकता हूँ, सब बोल सकता हूँ। जब तक आप इस पे नहीं काबू लाओगे, आई नो कि आप भी आज अफेक्टेड हो इनसे। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आप भी आज तहरीके तालिबान हो, चाहे ईरान की तरफ से आपका टेंशन चली हो, उससे अफेक्टेड हो, बट ये आपको क्रैकडाउन करना पड़ेगा। अगर आप ये क्रैकडाउन नहीं करते हो, अगर मेरे पड़ोसी की तरफ से कुछ आ रहा है, मैं पड़ोसी से कहूंगा भाई प्लीज इसको कंट्रोल में लाइए आप, नहीं तो हम और आपके कैसे रिश्ते होंगे? हम ईद पे या दिवाली पे कैसे मिल सकते हैं अगर आपके यहाँ से कुछ आ रहा है हमारी ओर जिससे हमें हानि पहुंच रही है? तो आप जो स्टूडेंट एक्सचेंज और कल्चरल एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ा वोटरी हूं इस चीज का, और मैं सोशल मीडिया पे क्या लिखूं या हमारे आवाम से क्या लिखे या आपकी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। Basically, the people who matter, whether it is the army or the elected government in Pakistan and the elected government in India, वो क्या स्टेप्स लेते हैं वो करते हैं। मैंने आपको लाइन से स्टेप्स दिखाए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी रेपुटेशन एट स्टेक डाल के करी, 2014 हो 2016 हो, बार बार करी, बट उनको रेसिप्रोकेशन में अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला वो। आप एक बार अगर आपके जैसे लोग अगर सही इस पे बात करेंगे और आवाम से भी कहेंगे और अपने गवर्नमेंट्स पे भी डालेंगे कि भाई इनके साथ टेरर एक्टिविटीज पे थोड़ा क्रैकडाउन करिए, हैंड ओवर करिए एक दो लोग, जैसे हाफिज सईद है, हाफिज सईद तो आज कन्विक्टेड है इन पाकिस्तान, उसको हैंड ओवर करने में क्या दिक्कत है फिर? तो ये कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स होने की जरूरत है, ये मेरा मानना है जी। बट टू रिड्यूस द बायस आई वुड सजेस्ट हम इसको थोड़ा सा पोलिटिसाइज ना करें इस डिस्कशन को। और अगेन जो सिचुएशन है इस वक्त कश्मीर की, अगर हम उसकी बारे में बात करें, इंडिया पाकिस्तान बोथ कंट्रीज नीड टू सिट ऑन अ टेबल एंड डिस्कस व्हाट्स हैपनिंग इन कश्मीर। बाकिर साहब पहले मैं आपसे लूँगी, बट थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट रखेंगे एंड देन आई हैव टू गो ओवर टू करण। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट असाइड, कश्मीर इशू पे भारत और पाकिस्तान किस तरह काम कर सकते हैं? ये एक कोलैबोरेटिव कलेक्टिव एफर्ट होगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? पहले तो मेरा ख्याल में जो सबसे पहला सलूशन है वो ये है कि कश्मीर को डीमिलिटराइज कर दिया जाए, वहाँ से जो इंडियन फोर्सेस हैं उनको निकाल दिया जाए। पहला काम तो ये करना चाहिए। सेकंड, जो कश्मीरी हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं वहाँ पर, जो उनको बेसिक नीड्स हैं वो उनको देनी चाहिए। फिर लोगों की जो क्रॉस मूवमेंट है या फ्री मूवमेंट है, जो जितनी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, उन सब को ख़त्म कर देना चाहिए। मेरा ख्याल में ये जो कश्मीर का इशू कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इतना वो नहीं है कि जिसको हम कहें कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। बट बिकॉज क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो है कश्मीर। तो उसके लिए इन दोनों कंट्री को ये समझना चाहिए, क्योंकि इंडिया की तो एक मसला ये भी है, कश्मीर को अगर किसी तरीके से उनके हाथ से निकल जाता है तो जो वहाँ पर 32 मुख्तलिफ किस्म के सेपरेटिस्ट मूवमेंट चली हुई हैं वो इनको एक बूस्टअप मिलेगा। असल में इंडिया को सबसे बड़ा इशू ये चल रहा है वहाँ पर। तो मेरा ख्याल में इस टाइम जो कश्मीर के लिए हमें वो ये करना चाहिए कि आप इसको ये ना कहें कि ये क्लेम करें कि ये कश्मीर जो है ना इंडिया का हिस्सा है, कश्मीर पाकिस्तान का। सबसे पहले आपको ये करना चाहिए इसको डीमिलिटराइज कर दें वहाँ से, जब तक, क्योंकि देखें कश्मीर का इशू स्टार्ट ही यहीं से हुआ है। जब इंडियन फोर्सेस जाती हैं वहाँ, फोर्सेस जाती हैं लोगों के ऊपर, फिर उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्शन करती हैं, फिर उनके ऊपर को पता नहीं किस किस टाइप की जो है ना इम्पोज कर देते हैं आगे उनकी मूवमेंट का और इस तरह। तो सबसे पहले तो ये कि ये समझने की कोशिश है कि वहाँ भी इंसान रहते हैं, उनको भी कुछ चीज़ें ज़रूरत हैं, उनकी भी बेसिक नीड्स हैं उनके अंदर, वो करना चाहिए। खैर, मूविंग ऑन टू करण, what do you have to say about it? Again, let's not blame each other. Let's discuss, constructively criticize हम कर सकते हैं rather than destructively criticizing each other. Karan, how do you think दोनों ममालिक के politicians भी और मेरे ख्याल से activists भी किस तरह कश्मीर इशू के ऊपर बात कर सकते हैं और इसको किस तरह आगे हम लेके जा सकते हैं? देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ जो स्थिति है इस समय कश्मीर में। इस वर्ष हिस्टोरिक इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, क्लोज टू $28 बिलियन की आज इकोनॉमी है कश्मीर की, 7.5% से जीडीपी ग्रोथ से बढ़ी है, करीब 15 लाख टूरिस्ट आए हैं,
और इट हैज़ ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मुझे नहीं पता आपको क्या इंप्रेशन दिया कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है, आर्मी क्या कर रही है। मैं वही बात बोल रहा हूँ, जब तक सच्चाई को फेस नहीं करेंगे, रूबरू नहीं होंगे उससे, तब तक अनफॉर्चुनेटली वही पुरानी बातें चलती रहेंगी और वही चलता रहेगा। एंड हम बोलेंगे तो यस वी वांट पीस, यस हमें आगे बढ़ना चाहिए, बट अभी जैसे बाकी साहब ने कहा कि भाई ये कहना गलत है, कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। एक एक व्यक्ति का ये मानना है अब कि कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया और ये नॉन नेगोशिएबल है फॉर इंडिया। अब बात ये आती है कि क्या इस पे हम लोग फिर जंग करें? हम लोग कई जंग कर चुके हैं, तो क्या ये ऑब्सेशन विद कश्मीर जो पाकिस्तान को आई बिलीव हैज कॉस्ट इट बैडली, इतना बड़ा मुल्क जिसमें 25 करोड़ लोग रहते हैं, एक ऑब्सेशन विद कश्मीर पे क्या और नस्लें तबाह करनी है इनको, या कोलैबोरेशन की बात करनी है? इस इशू को छोड़ के बात करनी है कि भाई हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं आईटी में, कल्चरल एक्सचेंज में, फिल्म्स में, अलग अलग चीजों में। ये जब तक ऑब्सेशन नहीं जाएगा और बार बार यही बातें बोली जाएंगी, वहां आर्मी ये कर रही है, ये कर रही है, जो कि सच है नहीं, जो कि लाख बोला जाए, लाख एक नैरेटिव चलाया जाए। मैं तो इंटरनल रिपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान पॉइंट आउट कर सकता हूं, पर मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, मैं तू मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं एक आपकी आवाम को सही संदेश जाए कि भाई इस समय हालात हैं क्या कश्मीर। अच्छा करण, डेफिनेटली ये बात है, लेकिन बाकी साहब आप भी एग्री करेंगे, करण आप भी, कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं जैसे कश्मीर की अगर हम बात करें, आई थिंक जब भी बात होती है इन तमाम इश्यूज़ के रिलेटेड, तो ज़्यादातर इकोनॉमिक फ्लरिशमेंट को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। उसके बाद बहुत सारी डिफरेंट अगेन हर बंदे के अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, उस लिहाज से हम सोचते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं। What do you have to say about the loss of human life? And अब पैलेट गन्स इस्तेमाल हुई कश्मीर में, वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स इस्तेमाल हुए कश्मीर में। हम इस वक्त कश्मीर की जो है, चले हम ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे बात करते हैं कि लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है, इंसान की जो तजलील है, वो किसी भी खत्ते में हो, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, चाहे वो यमन में हो, सीरिया में हो। फ़लस्तीन में आज हम 70 साल से देख रहे हैं। व्हाट कैन इंडिया, करण से मैं पहले पूछूंगी, इंडिया क्या समझता है कि इंसानी जान को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा एथनिक ग्रुप है, करण आप अग्री करेंगे, ये एथनिक क्लेंजिंग भी इसको कहा गया है हिस्टोरिकली। कश्मीर में जो इंडियन ऑक्यूपेशन है, इसको एज अ मीन्स ऑफ एथनिक क्लेंजिंग भी कहा गया है। करण, व्हाट डू यू हैव टू से, ह्यूमन लाइफ प्रिजर्वेशन किस तरह की जा सकती है? हाउ कैन वी मेक श्योर दैट वी डू नॉट कॉज एनी मोर डैमेज टू ह्यूमन लाइव्स इन कश्मीर? देखिए, आपने बातें भी करी एथनिक क्लेंजिंग की और इन सब की, इस पे डेटा रखिए सामने, आपको पता लगेगा कि पिछले 5 साल में सबसे कम लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। आप जो पैलेट गन्स वाला चीज बता रही हो, ठीक 5 साल 6 साल पहले की बात बता रही हैं, जब एक तरह से फ्यूल्ड पाकिस्तान फ्यूल्ड एक यहाँ पर चीज हुई, तो उसको भाई काउंटर करने के लिए तो हमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। बट ह्यूमन लाइव्स, आपने जो बात कही, लास्ट 5 ईयर्स लोएस्ट एवर, पिछला साल लोएस्ट एवर इन हिस्ट्री। तो जरा इस बात को, मैं वही बात बोलता हूं कि मेकिंग सच स्टेटमेंट्स की एथनिक क्लेंजिंग हो गई या ये हो गया, कोई एथनिक क्लेंजिंग नहीं हुई कभी भी। इसका डेटा आप सामने रखिए, मुझे कन्फ्रंट करिए विद डेटा, मैं मानूंगा। देखिए, मैं आपको एक इंडिया में बात बताऊं, वी टॉक ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा। बिना फैक्ट्स एंड डेटा के अगर हम इतनी सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट्स, ग्रैंडियोस स्टेटमेंट्स मेक कर दें कि वहां एथनिक क्लेंजिंग हो गई, आपको मैं बता रहा हूं अभी भी, दिस गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है, दिस हैज डन मोर फॉर द माइनॉरिटीज, मोर फॉर कश्मीर, मोर फॉर मुस्लिम्स देन एनी गवर्नमेंट इन हिस्ट्री। मैं डेटा दे सकता हूं आपको, चाहे वो कोई भी पैरामीटर हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस का। बट ये बात पाकिस्तान नहीं समझ रहा है। मैं वही चाहता हूं कि आप जैसे लोग जो कि रीजनेबल हैं, वेल रेड हैं, वो थोड़ा सोचें कि शायद दूसरा भी सही बात बोल रहा हो, क्योंकि मैं डेटा से बात कर रहा हूं आपसे। आप निकालिए 5 साल का डेटा, मुझे दोबारा बुलाइएगा अपने शो पे कि कश्मीर में आपके हिसाब से क्या हुआ है ऐसा। तो अगर हम ऐसी स्टेटमेंट्स बोलते रहेंगे, अनफॉर्चुनेटली ट्रुथ नहीं आएगा। आज कश्मीर इज प्रॉस्परिंग नॉट जस्ट इकोनॉमिकली बट ऑल्सो फ्रॉम अ ह्यूमन लाइफ स्टैंड पॉइंट। यस, बीच में कुछ बंद लगे, सब कुछ लगा, बट ह्यूमन लाइफ वॉज नॉट लॉस्ट। आपको अगर देखिए, जैसे आज जम्मू में 6 आतंकवादी हमले हो गए पिछले महीने में, तो आप क्या सोच रहे हो हम डिमिलिटराइज कर देंगे एंड वील गिव अ वॉक ओवर टू टेररिस्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान? दैट विल नेवर डू। ऑफ कोर्स हम भी अपने मुल्क को बचाएंगे। तो दिस मैडनेस हैज टू स्टॉप। अगर हम एडमिट ही नहीं करेंगे कि ये मैडनेस चल रही है, तो ये चलता रहेगा। आप बोलेंगे कश्मीर इज प्रॉस्परिंग, आकर देखिए तो आप जरा यहाँ पे कितना प्रॉस्पर कर रहे हैं।
एक गलत नैरेटिव मुल्क को दिखा दिया जाता है, फिर वो उस पर अपनी धारणा बनाता है, एंड दिस प्री कंसीव नोशन कीप्स गोइंग। अनफॉर्चुनेटली दिस मस्ट स्टॉप, एंड दैट इज व्हाई आई चोज टू कम ऑन योर शो, बिकॉज मैं अपनी कोशिश कर सकता हूं आपको बताने की कि सच्चाई क्या है। बाकी भाई आपके खेमे में है, आप देखिए क्या सोच सकते हैं इस पर। जी बाकी सर। अच्छा, ये जिस तरह कह रहे हैं ना कि बिज़नेस बड़ा है, इकॉनमी बूस्ट अप बड़ी है इसकी कश्मीर के अंदर, ज़रा इनसे ये पूछें कि ये जो बिज़नेस बड़ा है या इकॉनमी बड़ी है, ये कोई कश्मीरियों की नहीं होल्ड कर रहे हैं, ये इंडियन जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको इंसेंटिव दिया गया, उनको माइग्रेट किया गया कश्मीर के अंदर, सबसे ज़्यादा जो वो किया गया। अब वहाँ जाकर उन्हें सारी जितनी भी कश्मीर की इकॉनमी है वो हैं इंडियन, वहाँ से जाके उनको भेजा गया, उधर जाकर उन्हें अपने बिज़नेस स्टार्ट किया। जहाँ ये टूरिज़म की बात करते हैं, ज़रा मुझे ये पूछे दुनिया में कितने टूरिस्ट यहाँ पर है? सारे के सारे जो टूरिज़म हो रही है इनसाइड इंडियन जो है ना, वो वहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बाकायदा एक कंपेन इन्होंने चलाई हुई है कि ताकि दुनिया को हम एक मैसेज देने की कोशिश करें कि कश्मीर जो है ना वो पार्टी हमारा है। मुझे ये बताएं, आप कहते हैं कश्मीर को जब भूल जाएं, तो फिर तो हम वो यूनाइटेड नेशन के जो रेजोल्यूशन है जिसके अंदर ये कहा कि कश्मीर ना पाकिस्तान का हिस्सा ना इंडिया का है जब तक कि रायशुमारी नहीं की जाती वहाँ पर, तो हम तो उसके अगेंस्ट भी जाते हैं। ये जो 370 है वो है एक इलीगल एक्ट। या तो फिर ये कहें कि यूनाइटेड नेशन का वजूद ही नहीं है, आप उसको छोड़ दें, क्योंकि हम तो यूनाइटेड नेशन की जो करारदाद है उसके मुताबिक चाहते हैं कि भाई ये कश्मीर का मसला उसके मुताबिक किया जाए। फिर आप ये एग्जांपल देते हैं बाकी पॉलिटिशियन की कि ये आपको वो ओन करते हैं या ये इस तरह करते हैं। देखें, कम अज़ कम हमारे जो भी पॉलिटिशियन जो भी इशू हों, जितने भी मसाइल हों, कम अज़ कम एक तरह से ये सिचुएशन को प्रोवोक नहीं करते हैं जिस तरह ये कि इंडिया से प्रोवोक की जाती है। सो ये जो इथनिक क्लिनजिंग की बात हो रही है, देखें आप आजकल की जो दुनिया है ना वो एक डिजिटलाइज दुनिया बन गई है, एक डिजिटल मीडिया की दुनिया है। अगर आप अपने आप को समझते हैं कि यू आर ट्रू कि वहाँ कोई इथनिक क्लिनजिंग नहीं हुई, कोई इस तरह के पैलेट गन यूज़ नहीं हुई, और भाई सोशल मीडिया ज़रा वहाँ पर ऑन कर देना, आपने बैन क्यों किया हुआ है? आप जब तक ये इन्फॉर्मेशन को रोकने की क्यों कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर? करण, मुझे इसके ज़रा डाटा बताओ कि ये जो टूरिज़म हुई है, प्रमोट हुई है, कितने उसमें से फॉरेन टूरिस्ट वहाँ पर गए हैं, कितने उसमें से आप मुझे गए यूरोपियन टूरिस्ट गए हैं, कितने उसमें से वेस्ट उसमें वो गए हैं उसके अंदर। वहाँ जो बिज़नेस आप कहते हैं कि इकॉनमी आपकी इतनी बड़ी है, तो मुझे ये बताएं उस इकॉनमी के अंदर कितने ऐसी कश्मीरी फैमिली हैं जो इस बिज़नेस को होल्ड करती हैं। सिर्फ वही होंगी कि जो कि प्रो इंडियन होंगे, या जो कि जिनके जो बैकग्राउंड है या जिनकी रूट्स हैं वो इंडिया के अंदर हैं, तो फिर आप उनको कहें ये कश्मीरी हैं, देखें हमारे पास ये डाटा है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल कश्मीरी है, मुझे बताएं उनको इस चीज़ का क्या फ़ायदा मिला है। आप ये कहते हैं कि जी डिमिलिटराइजेशन या इस तरह वो करें, वहाँ इतने टेररिस्ट अटैक होते हैं। मुझे ये बताएं कि ये इस तरह के अगर कोई अटैक होते हैं तो वहाँ जो अपने फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए लड़ रहे होते हैं, वो ग्रुप होते हैं, वो अपोज करते हैं। सो ये बेसिकली वो एक मैसेज होता है कि स्टिल इफ़ यू थिंक दैट आफ्टर दिस 370 कि कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप उसको वही आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। बाकी अगर आप ये समझते हैं कि वाकई वहाँ ह्यूमन राइट्स हैं, लोगों को सब कुछ मिल रहा है, बिजनेस ज़्यादा है, वो भाई सोशल मीडिया तो ऑन करो। मुझे पता है हम एक जब कॉल करते हैं एक लिमिटेड कहीं पर होती है कि कोई बहुत सारे ऐसे मेरे अमेरिका में क्लास फेलो थे कि जो कि श्रीनगर या वहाँ पर हैं, उनको कॉल करना हमारे लिए मुसीबत बन जाती है, कभी कॉल हो ही नहीं सकती उसके अंदर। सो अच्छा, इसी तरह की जो चीज़ें आती हैं, आपने ये कॉन्फ्रेंस करा दी कि जी कश्मीर को ये दुनिया को मैसेज ही बड़ा सेफ़ है। अब ज़रा उसकी ज़रा आप देखें आपके वहाँ पर कितने ख़र्चा कितना आया उसके अंदर, वहाँ लोगों को किस तरह आपने 10 दिन पहले लोगों को घरों के अंदर नज़रबंद कर दिया, सारी मूवमेंट को आपने स्टॉप कर दिया। ट्रस्ट मी कि मेरे साथ एक मेरा क्लास फेलो बैठा हुआ था, तो उसको कॉल आती है जैसे 26 जनवरी का हुआ, तो उससे पूछते हैं कि आप कहाँ पर हैं। वो यहाँ डिग्री अटेस्टेशन के लिए आया हुआ था, तो कहते हैं कि अभी वजह क्या है, कहते हैं यहाँ सेरेमनी हो रही है तो हम ये घर के अंदर फोर्सेज आई हुई हैं, फ़ौजें आई हुई हैं। ये तो मेरे सामने हुआ है। तो ऐसे पता नहीं कितने इंसिडेंट हैं वहाँ पर, कितनी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सो ये जो अब आप इंफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा देते हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको इंसेंटिव देते हैं कि आप अपना बिज़नेस ट्रांसफ़र कर दें कश्मीर के अंदर, हम आपको ये देंगे वो देंगे, तो इसमें मैं कैसे आपकी बात पे यकीन करूं? अच्छा करण, आपसे मैं ये पूछूंगी कि अगेन सारी तमाम चीज़ों को पीछे रख के आपको क्या लगता है कि दोनों ममालिक के जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनके अंदर अमन और ताउन, कोलैबोरेशन एंड पीस को प्रमोट करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
देखिए, मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं कई पाकिस्तानी से। मैं जब मिला उनसे तो आई फाउंड देम वेरी वेरी वार्म, वेरी कॉर्डियल, वेरी नाइस पीपल टू बी ऑनेस्ट। और पाकिस्तान में एक टैलेंट है जिसको आई मीन हम सब मानते हैं। मुझे बुरा लगता है कि अनफॉर्चुनेटली वो उभर करके नहीं आ रहा। वो शेयर करते हैं कि आज हालत है वहां पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की, इकोनॉमी की। मेरा ये कहना है कि वी आर हियर टू हेल्प यू, वी रियली आर हियर टू हेल्प यू। वी, हमारा जो कल्चर है, जो नेचर है, दैट हैज बीन, अगर मैं एक संस्कृत में हिम बोलूं, सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु नरम्या, एज इन सबका भला हो, सब खुशहाल रहें। तो उसके लिए आप इंडिया को एज अ कोऑपरेटिव पार्टनर सोच सकते हैं। आप अपना कंट्री रिक्लेम करिए। अगर आप प्रेशर डालेंगे, ना कोई आर्मी, ना कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। पब्लिक, जैसे कहा जाता है ना, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज होती है। तो इसलिए मेरा मानना है, इफ दे कैन कम फॉरवर्ड एंड से कि भाई नाउ वी हैव टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें कोऑपरेशन चाहिए, तो कोई ताकत दुनिया की उनको नहीं रोक सकती। थैंक यू सो मच जी बाकिर साहब। मेरा ख्याल में सबसे पहले तो दोनों कंट्री को एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सोवरेनिटी और एक दूसरे के जो ह्यूमन राइट्स हैं या इंसानी हकूक़, उनको समझना चाहिए। एक दूसरे की जो नॉर्म्स हैं, वैल्यू है, रिस्पेक्ट कर। जो कम्युनैलिटीज़ हैं दोनों कंट्री के दरमियान, जो बाइंडिंग करती है दोनों स्टेट्स को, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। पीस प्रमोट करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और कोऑपरेशन होनी चाहिए। देखें, एक सस्टेनेबल प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी उस टाइम तक नहीं हो सकती जब तक कि दोनों कंट्री एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर सिर्फ हमेशा इसी बात पे रहेंगे, मैं आई एम राइट, अदर इज़ रॉन्ग, तो वो कभी इस तरह की नहीं हो सकती। सो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, म्यूचुअल सोवरेनिटी, जो रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी, उसको भी देखना चाहिए। दोनों एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करें। हमें ब्रिज बनाने चाहिए कि जो एक दूसरे के कंट्री मिल सके, ना कि कोई दीवारें खड़ी करनी चाहिए। तो इससे ही एक पीस, अमन जो है ना, कायम हो सकता है। अगर सिर्फ हम इस बात पे ही रहें कि हम इकॉनमी के लिए बड़े स्ट्रांग हैं, हमारी मिलिट्री बड़ी स्ट्रांग है, हमने ये काम कर दिया है, ये छोटा कंट्री है तो हम इसको करें, ये कभी आप पीस नहीं वो प्रमोट कर सकते हैं। सो कम अज़ कम किसी भी, आप चाहे वो रीजनल फोरम हो या इंटरनेशनल फोरम हो, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के इज़्ज़त और एहतराम करें, आप एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करें, तो फिर ही आप कम अज़ कम पीस, या आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। आप एक दूसरे के कल्चर को समझें, एक दूसरे के कल्चर के ऊपर ये ना कहें ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये रिलीजियस है, ये है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं समझेंगे, आप पीस बिल्कुल भी नहीं ला सकते। और इसको करने के लिए जो सबसे ज़्यादा रोल होता है वो मीडिया का, सबसे ज़्यादा रोल होता है वो पॉलिटिशियन का होता है। अब ये जिस तरह करण कह रहे थे, मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं इधर। करण, अब मुझे ऐसे लग रहा है मेरा भी आपसे अच्छा रिश्ता बन गया है इस प्रोग्राम में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हमें इस चीज़ों के ऊपर कम अज़ कम हम चीज़ों को नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं कि कम अज़ कम पीस प्रमोट करने के लिए हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट को कन्विंस करना पड़ेगा। भाई देखे, ये आजकल की दुनिया में कोई मुल्क एक दूसरे के साथ अलहदा नहीं रह सकता, एक दूसरे के मफाद हमेशा जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। अब दुनिया में तो दोस्त तो तब्दील कर सकते हैं, लेकिन कभी हमसाया नहीं तब्दील कर सकते, इस बात को भी याद रखें। सो अगर ये आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की यहाँ पर कोई अदम इस्तेकाम आएगा और ये पाकिस्तान जो है ना, यहाँ पर सिर्फ उसका इम्पेक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो यहाँ होगा वही उसी का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर होगा, जो इंडिया में होगा वही इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा उसके अंदर। सो मेरे ख्याल में पीस को प्रमोट करने के लिए एक दूसरे के ओपिनियन को समझना चाहिए, एक दूसरे को कम अज़ कम बैक पे होना चाहिए। ये और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डिप्लोमेटिक रिलेशन, आपको डिप्लोमेटिक जो आपकी एंगेजमेंट करनी चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज होने चाहिए, पीपल टू पीपल लोगों की मूवमेंट होनी चाहिए, फिर ही आप कम अज़ कम पीस का और अमन का जो ख्वाब है आपका एक ट्रू हो सकता है। डेफिनेटली थैंक यू सो मच बाकिर साहब, थैंक यू सो मच करण वर्मा, हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे थे। और नाजरीन, आपने जानी है दोनों हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उनके ओपिनियंस को। मैं दोबारा से ये बात करना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम ऑन एन इंडिपेंडेंट लेवल, हम बहैसियत लोग एक दूसरे के साथ जो हैं वो पेशेंट हैं, हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को, नज़रियों को समझ सकते हैं। अगर आप किसी से इख्तलाफ भी करते हैं, इख्तलाफ राय भी है आपका, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसको भी आप रिस्पेक्टफुली जो है एक अच्छी कॉन्वर्सेशन में इंगेज करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहस होती है, मुबाइसे होते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी बात यह है कि हम इस वक्त एट बेस्ट इंटरेस्ट जो है वो क्या चीज़ रखेंगे, हम रखेंगे ह्यूमैनिटेरियन प्रिजर्वेशन, दोनों ममालिक में अमन
तहफ़्फ़ुज़ और रीजनल स्टेबिलिटी। क्योंकि पहले हम एक थे, आज हम दो हैं। पहले हम एक थे लेकिन आज भी हम बट के भी एक हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हों एंड इंडिविजुअल लेवल पे हम बहैसियत आवाम एज पीपल वी इफ़ वी कम टुगेदर एंड कोलैबोरेट कलेक्टिवली, आई थिंक जो हमारी पॉलिटिकल तनाज़ात हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं। सो ये था मेरा आज का शो। आई होप कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।